सुब्रमण्यम स्वामी के झूठ का पर्दाफाश। खुद शाहरुख खान ने खोली स्वामी की पोल। पूर्व नौसैनिकों की रिहाई शाहरुख के कारण नहीं, मोदी की कूटनीति बनी रिहाई की वजह। पहले मोदी ने वित्त मंत्री नहीं बनाया, अब राज्यसभा सीट न मिलने का दर्द स्वामी सह नहीं पा रहे। बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी वैसे तो गांधी परिवार के लिए मुसीबत का सबब रहे हैं, लेकिन वो बीजेपी से भी नाराज चल रहे हैं। कभी नाराजगी इसलिए कि उन्हें मोदी ने वित्त मंत्री नहीं बनाया और अब राज्यसभा सीट न मिलने की खिसियाहट। हालिया मामला कतर में रिहा हुए 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों का है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पर भी मोदी के खिलाफ बोला और कहा कि इन पूर्व नौसैनिकों की रिहाई का क्रेडिट मोदी को नहीं बल्कि शाहरुख खान को जाता है। स्वामी ने यहाँ तक दावा कर दिया कि पीएम मोदी ने शाहरुख खान से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया, जिसके बाद शाहरुख खान ने कतर की सरकार को मनाने में भारत की मदद। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी के इस दावे की पोल खुद शाहरुख खान ने ही खोल दी और उनकी तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी कर दिया। इस बयान में उन्होंने साफ कहा कि अफसरों की रिहाई से शाहरुख का कोई भी वास्ता नहीं है और ये रिहाई सरकार की वजह से हुई है। नौसेना के अफसरों को कतर में फांसी की सजा मिलने से रिहाई होकर भारत आने तक की पूरी टाइमलाइन देखें तो सुब्रमण्यम स्वामी के झूठ की परतें खुद ब खुद खुलने लगती है। कतर की कोर्ट ने 26 अक्टूबर 2023 को इन नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई। खबर मिलते ही मोदी सरकार एक्टिव हो गई। 28 दिसंबर 2023 को फांसी की सजा कम कर जेल की सजा सुनाई गई। फिर भारत सरकार ने हस्तक्षेप करके सभी को रिहा करवा लिया। वैसे तो ये कोई पहला वाकया नहीं है जब सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी की हो। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारे में उथल-पुथल चल रही है। हर कोई अपनी अपनी पार्टी के जीतने के दावे कर रहा है, तो वहीं स्वामी ने बीजेपी को ही विदेश नीति, आर्थिक मोर्चे और हर स्तर पर फेल बता दिया। उन्होंने 2024 में बीजेपी के लिए प्रचार करने की बात तो कही, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए वो कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने 2024 में बीजेपी की जीत की कामना तो की, लेकिन नरेंद्र मोदी पीएम होंगे या नहीं इस पर सस्पेंस बना दिया। उन्होंने आरएसएस पर भी हमला बोलते हुए कहा कि पीएम का चेहरा तो आरएसएस ही तय करती है और आरएसएस पहले से अपना फैसला नहीं बताती। स्वामी ने तो देश की अर्थव्यवस्था में पीएम मोदी के योगदान पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उन्होंने कहा कि भारत अगर सही नीतियों के साथ सही दिशा में काम करता तो अमेरिका के बाद दुनिया की तीसरी नहीं दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। लेकिन 2024 में मोदी पीएम रहेंगे या नहीं ये भी तो अभी तक तय नहीं हुआ। पीएम के दूसरे कार्यकाल को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी में कई समर्पित नेता हैं जो हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, लेकिन पीएम मोदी हिंदुत्व रावण जैसे हैं, वो सिर्फ खुद के लिए काम करते हैं। अमेरिका में मोदी का कोई भी दबदबा नहीं है। भारत के आग्रह के बाद अमेरिका ने मोदी के संबोधन को मान लिया था। अमित शाह और पीएम मोदी को उन्होंने नसीहत देते हुए जागने के लिए कहा। उन्होंने बोला कि पार्टी को खुद को जनता का ठेकेदार नहीं समझना चाहिए। नोटबंदी और जीएसटी की वजह से किसान और व्यापारी नाराज हैं। बीजेपी विदेश से काला धन वापस नहीं ला पाई, जिसके वजह से जनता नाराज है। अब बीजेपी 15 लाख रुपए हर भारतीय को देने का वादा पूरा करने की बात कहती है। हालांकि बीजेपी ने इस बात को एक उदाहरण के तौर पर कहा था, जिसको विपक्ष ने एक एजेंडा बना दिया और अब ऐसा लग रहा है कि स्वामी अपने इस बयान से विपक्ष का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी नाराजगी की वजह वो भी बनी जब साल 2018 में शक्तिकांत दास को आरबीआई का गवर्नर बनाया गया। सुब्रमण्यम ने कहा कि जिस आदमी को वित्त मंत्रालय से निकलवाया उसे देश के केंद्रीय बैंक का मुखिया ही बना दिया गया। स्वामी ने बीजेपी के मंत्रियों को वेस्टर्न कपड़े यानी कि कोट पैंट छोड़कर भारतीय कपड़े पहनने की सलाह दे दी। उन्होंने बीजेपी पर गुस्सा निकालते हुए कहा कि वेस्टर्न कपड़े विदेशियों ने थोपा है, सरकार को पार्टी में अनुशासन लागू करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी के लिए सुब्रमण्यम स्वामी के तेवर तल्ख क्यों है? इसके पीछे कई वजहें हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह तो पार्टी के लिए उनका बागी स्वभाव और पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी है।
स्वामी की ओर से पार्टी पर लगातार हो रहे हमले को बीजेपी पसंद नहीं कर रही है, इसलिए पार्टी ने इन्हें गंभीरता से लेना ही बंद कर दिया और अब उनकी बातों को नजरअंदाज करने का फॉर्मूला अपना लिया। स्वामी के इन्हीं तेवर के कारण बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा नहीं भेजने का फैसला लिया, जिससे वो और ज्यादा बौखला गए। इसके अलावा साल 2016 में जब स्वामी ने पार्टी पर तीखे हमले किए थे, तब तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्वामी को अनुशासन में रहने और सोच समझकर बोलने की सलाह दी थी, जो कि स्वामी को रास नहीं आया। अरुण जेटली के निधन के बाद बीजेपी ने उन्हें वित्त मंत्रालय नहीं सौंपा, जिससे सुब्रमण्यम स्वामी बेहद नाराज चल रहे हैं। कुल मिलाकर सुब्रमण्यम स्वामी अनगाइडेड मिसाइल हैं, जो कब कहां फटेंगे पता नहीं। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।